तो कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखने के बाद मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कश्मीरी हिंदू एक्सोडस यानी पलायन के बारे में ये बनाई हुई एक ऐसी पहली मूवी आने वाली है जो उस हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश नहीं करेगी और उस मामले का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेगी। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो जब से इस फिल्म को अनाउंस किया गया है तब से मैं इस फिल्म को काफी एंटिसिपेट कर रहा हूं और जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ मैं इस ट्रेलर के बारे में एक रिएक्शन और एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि देखिए हालांकि मैं इस मूवी के बारे में काफी एक्साइटेड हूं। पहले भी इस तरह की मूवीज आ चुकी हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कश्मीरी हिंदू एक्सोडस के बारे में असली स्टोरी बताएंगे। I know everything she said is in the film. Okay. Everything she experienced is in the film. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन फिल्मों ने ऑडियंस की भावनाओं के साथ थोड़ा खिलवाड़ कर दिया। ऐसा कुछ था ही नहीं मूवी में जो कश्मीरी हिंदूज के ऊपर था, ना ही जेनोसाइड के ऊपर था, ना ही एक्सोडस के ऊपर था, और कश्मीरी कल्चर नहीं था, कश्मीरी हिंदू कल्चर नहीं, कोई कल्चर ही नहीं दिखाया था। एक दो कपल्स के बीच की एक प्रेम कहानी थी। अगर वो उसको प्रेम कहानी के तौर पे ही सेल कर लेते तो ठीक था, हम भी आराम से जाके देख के आते, हमें भी कोई गुरेज नहीं था। और उसके ऊपर से उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जब लोगों ने कहा कि उनको फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो उन्होंने उन लोगों को गधा बुलाना शुरू कर दिया। हाँ भाई सही बात है? लोगों को अगर मैं प्रेम की दीवानी हूँ पिक्चर नहीं पसंद आए तो ऑडियंस गधे हैं, ऑडियंस की गलती है। मूवी में तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। There's more acting per unit area in this movie than you have ever seen in your life. आपने कभी मछलियों के बीच अंडर वाटर डाइविंग की है? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन आंटी। किसी खूबसूरत लड़की। बाय द वे याद कीजिए कि मिशन कश्मीर को भी विदु विनोद चोपड़ा जी ने बनाया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं वो आतंकवादी इसलिए बन जाते हैं, बंदूक इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनके परिवार के साथ कुछ गलत काम किया था। देखिए भारत में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है कश्मीर में, वो पूरे भारत के ऊपर एक नेशनल शेम है। और इस ट्रेलर को देख के मुझ में काफी एंटिसिपेशन आ गई है, क्योंकि कम से कम ट्रेलर देख के तो ये लगता है कि ये फिल्म जो है ये उस पूरे मामले की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से दूसरी फिल्मों ने कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को छिपाया है, उनको छिपाने की कोशिश नहीं करेगी। ट्रेलर के शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कि ये फिल्म शायद थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। कितने लोगों को मारा होगा? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुझे लगता है कि चरसी जिहादी यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि ये जो लाइन कैरेक्टर कह रहा है ये सच्चाई में बिट्टा कराटे ने भी कहा था। 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। अच्छा ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। और मैं खुश हूँ कि ये ट्रेलर इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है और ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई ये तो भटके हुए लोग हैं बेचारे। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। ये पॉइंट भी ट्रेलर में जो है ये देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा है। जिस तरह से इस ट्रेलर में ये चीज बताई जा रही है, यही चीज बहुत सारे लोगों ने भी इंडिया में कही है। जब भी मैंने सुना है वो कहते हैं जीनोसाइड हो गया, इतने हजार मारे गए, तो मुझे बताए जब वो वहाँ से निकले तो मुझे ज़रा आप लिस्ट दीजिए उन लोगों के नाम जो आप कहते हैं मारे गए। इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत समय से यही झूठ इंडिया में फैलाया हुआ था कि भाई कश्मीरी हिंदू तो अपनी मर्जी से जगमोहन जी से मिलके कश्मीर छोड़ के चले गए थे। यही बात कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने कही थी और यही बात शशि थरूर के कोच दिग्विजय सिंह जी ने भी कही थी। उन्होंने भी कहा था कि जगमोहन जी से जब कश्मीरी हिंदू मिले तो जगमोहन जी ने कश्मीरी हिंदुओं को जाने को बोल दिया, इसमें कश्मीरी मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। उल्टा कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान तो बड़े प्यार से एक साथ रह रहे थे। तो अगर आप दिग्विजय सिंह से पूछिएगा कि क्यों कश्मीरी हिंदू छोड़ के गए कश्मीर, तो उनका जवाब ये होगा, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और ये वीडियो मैं पहले भी दिखा चुका हूं अपने चैनल पर, लेकिन याद करना जरूरी है कि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के लिए और एथनिक क्लेंजिंग के लिए कुछ लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को खुद ब्लेम किया था। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits.
In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गन्स उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है इस ट्रेलर में और मुझे बहुत खुशी है कि मूवी में इस लाइन को इंक्लूड किया गया है। कोशिश ये दिखाने की गई थी कि जिन कश्मीरी मुसलमानों ने बंदूकें उठाई हैं और हमले कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और हिंदुओं के ऊपर, वो तो बेचारे सेक्युलर लोग हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं स्टेटहुड की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच्चाई कुछ और ही थी। ताकि वो हमारे मजहब के लिए लड़ रहे थे, मजहब के लिए, हाँ इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए लड़ रहे थे? इस्लाम के लिए, कश्मीर के लिए भी, इस्लाम के लिए। उसके दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कितनी भी व्हाइट वॉशिंग हमारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स ने करने की कोशिश की है, कश्मीरियों ने खुद अपने मुंह से लोगों को सच्चाई बताई है। पाकिस्तान से रिश्ता हमारे देश में ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि बेचारे मुसलमानों के साथ तो कश्मीर में ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए उनको बंदूकें दिखानी पड़ी। तो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स के परिवार वालों ने कभी बंदूकें क्यों नहीं उठाई? 26/11 के विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स ने कभी बंदूकें क्यों नहीं उठाई? गोधरा विक्टिम के परिवार वालों ने कभी बंदूकें क्यों नहीं उठाई? कमलेश तिवारी, हर्ष, दिलबर नेगी, रूपेश पांडे, रामलिंगम, इन सब लोगों के परिवार वालों ने बंदूकें क्यों नहीं उठाई? और इस नैरेटिव को एक्सपोज करना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नैरेटिव आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद खत्म नहीं हुआ है। इसी नैरेटिव को वर्ड डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट की तरह हर जगह कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। यही नैरेटिव अभी कर्नाटका में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर एक नॉर्मल स्कूल के यूनिफॉर्म पॉलिसी को रिलीजियस परसिक्यूशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के इशू में डाल दिया जा रहा है। यही नैरेटिव जिन लोगों ने हर्ष का खून किया है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग हर्ष को एक आतंकवादी बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमने तो सेल्फ डिफेंस में इनको मारा है। यही नैरेटिव दिल्ली राइट्स के समय भी इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने बार बार इसको पोग्राम और जेनोसाइड बोलने की कोशिश की थी, इसके बावजूद कि कई हिंदू भी मारे गए थे और कई मुसलमानों को भी मर्डर चार्जेस पर अरेस्ट किया गया था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ है और जो देश के ऊपर नेशनल शेम लगा है, उस नेशनल शेम का एक और पहलू ये था कि जिन टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भारत के लोगों ने अपने बच्चे सौंपे कि आप इन बच्चों को पढ़ाइए, आप इन बच्चों को देश की असलियत बताइए, आप इन बच्चों को देश की हिस्ट्री बताइए, उन प्रोफेसर्स और उन टीचर्स ने भारत के लोगों के साथ और भारत के बच्चों के साथ उसी तरह से विश्वासघात किया है जिस तरह से इटली में कुछ लोगों ने 10 लाख बच्चे और उनके परिवार वालों के साथ विश्वासघात किया है। सुनिए कि इस ट्रेलर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स क्या कह रहे हैं। कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। कश्मीर। और मैं खुश हूं कि मूवी में इस तरह के सीन्स को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये भी असलियत के ऊपर बेस्ड है। जो ये कैरेक्टर कह रहा है वही चीजें हमारे एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस ने बोली हैं। एक आप एग्जांपल देखिए JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन का। एक साइंस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि हमें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि कश्मीर का एक्सेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान में। हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते? क्यों यही सिखाते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज नारा है, जो बेसिकली वही शब्द बोल रहे हैं जो आतंकवादी आसिया अंद्राबी बोल रही थी। And Jammu and Kashmir is no more the territory of India. Jammu and Kashmir is no more the integral part of India. सर, वो बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि इस फिल्म में चर्सी आतंकी यासीन मलिक ने जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स का खून किया था उसको भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कई सालों तक इंडिया में इस बात की चर्चा भी नहीं होती थी और उल्टा यासीन मलिक जैसे लोगों को देश के बड़े बड़े लीडर्स वेलकम किया करते थे, उनसे गले मिला करते थे, उनसे हाथ मिलाया करते थे। It's an anthem
anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. और जिस समय पर कश्मीर के हिंदुओं के साथ एथनिक क्लेंजिंग की जा रही थी, उस समय पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी, कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादी और हमारे बड़े बड़े एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस आजादी के नारे लगा रहे थे। और आज भी याद रखिए वही नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे देश में देखिए आजादी के नारों को डेमोक्रेटिक माना जाता है। साउथ दिल्ली की अंकिता, जिनकी फेवरेट कंट्री अमेरिका है, जिनके फेवरेट प्रेसिडेंट ओबामा है, उनसे अगर पूछिएगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है तो तुरंत बता देंगी। लेकिन उनसे अगर पूछिएगा कि रामनाथ कोविंद कौन है तो उनको फोन अ फ्रेंड करना पड़ेगा। क्या नाम है? My cousins made me learn this. Really? Yeah. Can you give me some hint? Okay, starts with Ram. Ram? No. No? No, not Ram. Really? No. Cousins ने कुछ और बता दिया? हाँ, कुछ और नाम था वो। तो साउथ दिल्ली की अंकिता के फेवरेट देश अमेरिका ने एक 200 साल पहले लड़ाई लड़ी थी उन लोगों के खिलाफ जो लोग आजादी की मांग कर रहे थे। तो उन लोगों को उस समय आतंकवादी माना गया था, सेपरेटिस्ट माना गया था। और अगर अंकिता से पूछेगा तो वो भी सिविल वॉर को सपोर्ट करेंगी और कन्फेडरेट्स को सेपरेटिस्ट और आतंकी बोलेंगी। तो गोरे गोरे लोग अगर सेपरेटिज्म को रोके तो ठीक है, भूरे भूरे लोग अगर सेपरेटिज्म को रोके तो भैया बहुत गलत बात है। तो इस मूवी को देख के मेरे दिल में काफी एक होप आई है कि ये फिल्म हमारी हिस्ट्री की, कश्मीर की हिस्ट्री की असली कहानी दुनिया को बता सके। मैं चाहता हूं कि ये मूवी सिर्फ एक फिल्म ना हो बल्कि पूरी इंडिया की आत्मा पर एक थप्पड़ हो, क्योंकि हमारे अपने देश में हमारी आंखों के सामने एक देश के कोने में एक कल्चर को पूरी तरह से एथनिकली क्लेंस कर दिया गया और हम देखते रहे। 30 साल तक वो लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह रहते रहे और हम लोग देखते रहे। और ये हमारे देश की आत्मा के ऊपर एक काला धब्बा है और मैं होप करता हूं कि ये मूवी इस काले धब्बे को, इस घाव को पूरी तरह से कुरेद के लोगों को दिखाए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा और आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। शो को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।